वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के मैथ्स और रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 नाम से एक लिस्ट मिलेगी जिसमें डीआई के कुछ सेट्स कराए गए हैं, साथ में मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सेट्स हो चुके हैं और हिंदी का भी एक सेट हो चुका है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये संपर्क सूत्र है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और, हमारे प्ले स्टोर के एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर अभी ट्रिपल एससी पीईटी मतलब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए एक टेस्ट सीरीज जारी हुआ है ना, जिसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। इसमें 15 टॉपिक वाइज टेस्ट होगा जो कि 50-50 क्वेश्चंस का होगा और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा 100-100 क्वेश्चन का। तो अभी तक अगर आपने वो टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, हमारे टीम का एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा और टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाके ये टेस्ट सीरीज परचेस कीजिएगा। इसकी कीमत है मात्र 299 रुपीज़। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं आज के टेस्ट सीरीज में या आज की इस क्लास में, सभी यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंक युग्म या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब यहाँ पे कुछ अंक दिए गए, आपको उसको चूज करना है जो सबसे अलग है। तो देखिए, ए में आपको दिया है 8 और 25, 8 और 25 दिया। बी को देखेंगे तो 22 और 67 और सी में दिया 18 और 73 है ना। और इसी तरीके से डी में आपको दे रखा है 15 और 46। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, 8 से क्या बना है, 8 से 25 बना है, तो मतलब 8 गुणे 3 और प्लस 1 ऐसा रिलेशन चल रहा है ना। 22 गुणे 3 और प्लस 1 ये भी फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे 18 गुणे 3 और प्लस 1 करेंगे तो ये फॉलो नहीं कर रहा है ना। और फिर लास्ट में देखिएगा ये आपका 15 गुणे 3 और प्लस 1, तो यहाँ पे आपको पैटर्न मिल चुका है। इंटू 3 + 1 का पैटर्न चल रहा है, इसमें भी फॉलो है, इसमें भी फॉलो है, इसमें भी फॉलो है। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मूल फार्मूला है इसका, यही लगेगा। अब देखिए, डिस्टेंस की बात करेंगे तो रेलगाड़ी में जो लंबाई दे रखी है 140 मीटर दी है ना, और बिल्ली की कोई लंबाई नहीं है। बिल्ली की जब लंबाई नहीं है तो रेलगाड़ी जो 140 मीटर तय करेगी ना, उसी में बिल्ली को क्रॉस कर लेगी। ठीक, और बटे में अब चाल की बात करेंगे, देखिए रेलगाड़ी इधर जा रही है, बिल्ली भी इधर जा रही है ना। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या कहता है, इसको हम लोग घटाएंगे है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 60 रेलगाड़ी की चाल है माइनस 18 बिल्ली की चाल। ठीक, ये आपका किस में दिया है, ये दिया है किमी प्रति घंटा में, इसको हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो गुणे 5 और यहाँ पर इनटू में 18 है ना। ये ए बटे बी बटे सी वाले पैटर्न से 18 ऊपर चला गया। अब कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 28, 28 गुणे 18 और बटे ये घटाना कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 42 है ना। अब 42 मिल जाएगा। अब देखिए 14 से इसको काटेंगे तो 14 दूना 28 और 14 त्रिक 42, फिर 3 से काटेंगे, 3 6 का 18 तो 6 दूना 12। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो रेलगाड़ी है बिल्ली को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। देखिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसके पास डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस रखेंगे और जिसके पास डिस्टेंस नहीं तो उसका डिस्टेंस कहाँ से रखेंगे, है ना। मेन फार्मूला आपका ये है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपको चाहिए, डिस्टेंस की बात करेंगे खाली रेलगाड़ी में है, अगर दूसरी रेलगाड़ी या फिर प्लेटफॉर्म होता तो उसकी भी डिस्टेंस लिया जाता है ना। इसके बाद स्पीड की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे बिल्ली और ट्रेन, है ना। जो ट्रेन है और जो बिल्ली है
दोनों सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे माइनस किया जाएगा, अगर अपोजिट होता तो प्लस किया जाता। इसके बाद ये देखिए ये चीज़ मीटर में, ये किमी प्रति घंटे में, तो किमी प्रति घंटे को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। बदलने के लिए 5/18 से गुणा होगा, 5 ये रहा, 18 नीचे रहता, फिर ये ऊपर चला जाता, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, कैलकुलेट किया, आंसर 12 आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमे और पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, तो अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप इसमें ना डायरेक्ट क्या कीजिए, सभी डायरेक्शन को एक साथ लीजिएगा, सभी डायरेक्शन को एक साथ लीजिएगा और उसके बाद जो सेम डायरेक्शन में रहेगा उसको प्लस करिएगा, जो अपोजिट रहेगा माइनस करिएगा। देखिए मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए अनुज नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है, ठीक, अभी हमें नॉर्थ ईस्ट इसको छोड़ के चलना है, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक, यहाँ पे ये मैं प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, रुके 90 डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक। फिर आगे है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री, देखिए अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसके बाद पूछ रहा है किस डायरेक्शन में। देखिए अब यहाँ पे ना ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देगा, अब जहाँ भी देख रहा था इससे क्या होगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन बना लेते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन है। देखिए शुरू में वो किधर देख रहा था, शुरू में आपने देखा यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट था, ये रहा नॉर्थ ईस्ट से क्या होगा 180 डिग्री, देखिए ये फाइनल आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घूमेगा तो इधर आ जाएगा। देखिए अब ये देखेगा किस डायरेक्शन में, देखेगा साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका तो ये रहा, आप डायरेक्ट इसको कैंसिल करके कर लीजिए। दूसरा एकदम इसका बेसिक तरीका क्या है कि आप डायरेक्शन को एक एक करके घुमाइए। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। देखिए यहाँ पे अब कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए शुरू में ये नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पर देख रहा था, है ना, इसके बाद क्या होता है, देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर घूमेगा, ये देखिए 90 घूम करके यहाँ आ गया, है ना, यहाँ पर देखने लगा। फिर आगे क्या है 180 डिग्री क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 180 का मतलब देखिए 90 इधर गया, फिर वापस से 90 इधर आ गया, यहाँ पर आ गया, है ना, अब इधर देखने लगा। फिर यहाँ से क्या होता है 90 डिग्री फिर से घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री फिर से घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने का सरल तरीका यही है कि आप सभी एंगल को ना एक साथ जोड़ दीजिएगा, जो रिजल्टेंट आएगा उसी से आप देख लीजिएगा कि कितना टर्न हो रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्याम राम का मित्र है, मनीष को इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा वह कौन है। राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से रिलेशन क्या है। देखो बात को खाली घुमाया गया, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए राम श्याम का मित्र है, मनीष को इशारा करते हुए श्याम ने पूछा, राम से पूछा, ठीक है, कि राम से पूछा कौन है। देखो राम ने कहा, देखो राम किसके बारे में बोल रहे हैं, मनीष के बारे में, है ना। राम ने कहा, देखो राम क्या कहता है, उसका बेटा, देखिए जो मनीष है, मनीष है, मनीष का जो बेटा होगा, ठीक, मेरे बेटे का। अब यहाँ पे देखिए राम होगा, राम का भी बेटा रहेगा, है ना, राम का बेटा का चाचा है। देखिए ये जो मनीष का बेटा है, ठीक, ये राम के बेटे का चाचा है। राम के बेटे का चाचा है मतलब राम और ये दोनों भाई भाई होंगे, है ना, दोनों भाई हो जाएंगे। तो मनीष का राम से संबंध क्या है। देखिए अब अगर मनीष इस आदमी का पिता है तो राम का भी क्या होगा, पिता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फादर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, चाहे आप मैट्रिक्स समझ के चलिए या मिसिंग सीरीज देख के चलिए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 3, 4 और 6 ये दिया है, ठीक है, 18, 20 और 24 और बीच में आपको एक नंबर मिसिंग है, फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 में +1 हुआ है ना, 4 मिल गया, फिर 4 में +2 हुआ है तो 6 मिल गया। मतलब जितना यहाँ पे प्लस हुआ है उसका डबल यहाँ पे प्लस हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखो 18 में 2 प्लस हुआ है ना, 18 में 2 प्लस हुआ है तो 20 मिल गया। तो नियम के हिसाब से 20 में 4 प्लस होना चाहिए, 20 में 4 प्लस हुआ 24 मिल गया। देखो सीरीज फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए
8 से 14 मिल रहा है, 8 से 14। बीच वाला डेटा हमें नहीं पता है, ठीक है। 8 में +2 करते हैं, 10 मिलेगा, ठीक। अब नियम के हिसाब से +4 करेंगे तो 14 मिलेगा, सही है, फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें 10 आएगा, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ पे बेलन के त्रिज्या और आयतन का खेल है, तो देखते क्या होता है। देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² एच, ये बेलन का आयतन होता है ना। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर जाए, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 25% बराबर होता है 1/4, है ना, 1/4 होता है। तो बेलन में जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल, है ना। जो प्रारंभिक स्थिति में इसका त्रिज्या था 4 था, फिर बाद में क्या किया गया 5 कर दिया गया, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इसकी ऊंचाई में को कितना % कम किया जाए, हमें नहीं पता है ना। अब फार्मूले को सेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए शुरू में अगर हम लोग यहाँ पे त्रिज्या के पैटर्न में देखें तो देखो त्रिज्या 16 था और ये 25 था, ठीक। मतलब यहाँ पे आयतन को निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक। देखिए अब इसके हाइट में मतलब ऊंचाई में कमी किया गया, हमें नहीं पता है कुछ, तो हम 16 को 25 को इधर कर लेते हैं, मान लो ये 25 था और ये 16 है ना। अब कैलकुलेट करेंगे तो आयतन बराबर मिलेगा, है ना। ये देखिए ये r² का फैक्टर है और यहाँ पे h का फैक्टर है और यहाँ पे नीचे v आ जाएगा, v मतलब वॉल्यूम, क्योंकि मैं कलर चेंज करता हूँ, इस पर ब्लू नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए v मतलब वॉल्यूम। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ भी 400 आएगा, वॉल्यूम यहाँ भी 400 आएगा, ठीक। तो हमें क्या पूछा है कि हाइट को कितना कम किया गया। देखिए हाइट 25 था, 25 से आपने कितना कर दिया, 25 से आपने 9 कर दिया, कमी कितने की है 25 से 16 कर दिया गया, कमी 9 की हुई है। किस यूनिट पे हुई है, 25 यूनिट पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 बार में कट जाएगा और 9 चौका 36, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो 36% की अगर कमी कर देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये इसका मतलब रेशियो मेथड रहा, बाकी आप और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा दिया है, यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब उसने 30 बेचा, 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ % बताइए। देखिए यहाँ पे उसकी सेलिंग कितने की हुई है, 30 की हुई है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का हुआ है। देखिए प्रॉफिट 20 का हुआ है, मतलब देखिए प्रॉफिट 10 का हुआ है, 10 का प्रॉफिट हुआ है ना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, देखिए यहाँ पे सेलिंग 30 दिया है, लेकिन अब यहाँ पे ये 30 जो है ना ये SP है ना, और ये प्रॉफिट है। अब आपको पता है कि जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है प्रॉफिट लॉस में, तो उसका बेस हमेशा जो होता है, बेस हमेशा क्या होता है, CP रहता है। तो बेस को जब CP बनाया जाएगा, देखिए तो ये प्रॉफिट का खेल है, प्रॉफिट का खेल है, मतलब जो CP हो जाएगा तो CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट। तो SP माइनस प्रॉफिट, जब SP सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे 30 आ रहा है और प्रॉफिट 10 का है, तो CP बराबर हो जाएगा 20। अब CP 20 है, प्रॉफिट 10 का है, प्रॉफिट % निकालना है, 10/20, 1/2, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 50%, तो इसमें 50% का प्रॉफिट रहेगा। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आपको एक चीज़ डायरेक्ट याद रखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी यहाँ पे बता देते हैं आपको याद क्या रखना है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिया रहे कि प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग मतलब SP के बराबर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब विक्रय के बराबर प्रॉफिट है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे प्रॉफिट बटे SP माइनस प्रॉफिट, ये हो जाएगा, ठीक। और अगर कभी लॉस दिया रहेगा तो यहाँ पे SP प्लस लॉस कर देंगे, और अगर लॉस के बराबर मतलब CP के बराबर दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे CP बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते 10वां, है ना। यदि X आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिन की बचत होती है, तो 30 आदमी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक नॉर्मल सा इक्वेशन बनाना है, X आदमी है, काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो ये 40X काम है ना, बराबर, है ना। अगर हम 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा दे, देखिए X आदमी पहले से थे, अपने 5 आदमी और लगा दिया, X प्लस 5 आदमी है। अब क्या हो रहा है, 10 दिनों की बचत हो रही, तो जो काम पहले 40 दिन में होता था अब ये 30 दिन में होगा, ठीक। अब इसको सेट करते, देखिए 40X बराबर 30X और प्लस 30 पंचे 150, 150 हो गया, है ना। 30 को इधर भेज देना, 10X इज इक्वल टू 150, तो X बराबर 15, है ना। X की वैल्यू 15 आ गई, है ना। जैसे ही X की वैल्यू 15 प्लेस करेंगे, चाहे यहाँ कर लीजिएगा चाहे यहाँ, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप पहले वाले में करेंगे तो 40 × 15 ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब कितने आदमियों से कराना है, 30 आदमी से, 30 से कराना है, तो देखिए 15 दूना 30 और ये कट जाएगा तो 20 दिन। तो ये जो
अगर 30 आदमी रहेंगे तो इस काम को आराम से कर लेंगे कितने दिनों में, 20 दिनों में ये पूरा हो जाएगा। अब अगर आपसे ये पूछता ना कि स्टार्ट में हमने कितने आदमियों को शामिल किया था, तो स्टार्ट में देखिए एक्स की वैल्यू 15 आ रही, तो आपने 15 आदमियों को शामिल किया था। बढ़ाने के बाद का अगर फैक्टर पूछ ले कि बताइए हम आदमियों को बढ़ाने के बाद कितने आदमी ले रहे थे, तो भी आप निकाल लेते, 15 और 5 20 हो जाएगा। कुछ भी पूछेगा, अगर आपने इक्वेशन सही से सेट कर लिया तो आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक गुप्त संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है और उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा। मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि एक कोड है जिसमें होटल को 300 लिखा जाता है। तो चलिए होटल के बारे में समझते हैं, SOTEL, है ना। देखिए होटल के बारे में अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे होटल का क्या मिलेगा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। H का 8 होता है, O का 15 होता है, T का 20 है, E का 5 है और L का 12 है ना। देखिए 20, 35, 40, 52 और 60, है ना। इसका पूरा सम निकालेंगे तो 60 आएगा, लेकिन 60 न दे करके उसने कितना दिया, उसने दिया 300। अब देखिए 300 में दो फैक्टर हो सकता है, या तो ये 5 से गुणा कराया होगा, या तो जितने लेटर है 1 2 3 4 5 लेटर से गुणा कराया होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 60 और गुणे नंबर ऑफ लेटर, है ना, नंबर ऑफ लेटर, ये मल्टीप्लाई कराया गया तो इतना आ गया। अब इसी तरीके से बोर की बात करेंगे, देखिए BORE, बी का 2 है, ओ का 15, आर का 18 और ई का 5, है ना। देखिए 18 और 2 20, 15 और 5 20, 20 20 40 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 से होगा 160, है ना। देखिए यहाँ पे 160 ऑप्शन है। अगर मान लीजिए 160 नहीं होता, 200 दिया रहता, तब हम लोग इस सीरीज को मान के चलते कि यहाँ पे सम लेकर के फिर 5 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 160 दिया, मतलब जो भी सम आएगा उसको लिया गया और साथ में नंबर ऑफ लेटर्स लिए गए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा, है ना। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए अब वर्ग और ट्रायंगल की बात है। जब कभी भी ऐसी ज्यामिति बनती है तो इसमें जो ट्रायंगल्स की कुल संख्या होती है, ट्रायंगल्स की कुल संख्या होती है 8, है ना। ट्रायंगल की संख्या होती है 8, तो देखिए यहाँ पे 8 इसमें हो जाएगा, और फिर ये सेकंड वाले में भी देखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 8 16, है ना। 16 ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए 8 ट्रायंगल इधर से, 8 ट्रायंगल इधर से, 16 हो गया। देखिए एक ट्रायंगल नंबर ये 17 और एक ट्रायंगल नंबर ये 18 ट्रायंगल है। तो देखिए 18 ट्रायंगल के साथ खाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बाकी इसमें अगर आपको चेक करना है कि वर्ग कितने आ रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन के साथ मिल गया है, लेकिन अगर इमेजिन करिए कोई और ऑप्शन होता तो देखिए एक वर्ग आपको ये दिख रहा है ना, दूसरा वर्ग ये दिख रहा है, और तीसरा वर्ग देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ये बीच वाला ये देखिए ये, है ना। तो 3 वर्ग दिख रहा है, तो 18 ट्रायंगल और 3 वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट दिया है उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह पर आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे अब आपको ये भी एक तरीके से कोडिंग का एक क्वेश्चन है। वॉच है, वॉच WATCH, है ना, वॉच है। देखिए W का कोड 23, A का 1, T का 20, C का 3 और H का 8, है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 23 1 24, 24 और 3 27, 27 और 8 35, 20 55, है ना। 55 आएगा सबका सम, लेकिन 55 की वैल्यू 1110 दिया है, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराया गया। अब आगे देख लेते हैं, टाइम को कैलकुलेट करेंगे, TIME, है ना। अगर टाइम की बात करेंगे, T मतलब 20, I, है ना 9, M का प्लेस वैल्यू 13 है और E की प्लेस वैल्यू है 5, है ना। 13 और 5 18, 18 9 27, 27 और 20, है ना। 27 और 20 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 47, है ना। 47 और यहाँ पे 47 इंटू 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 दूना 80, 94 आएगा। जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 94 यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे दिया है यदि मेट, सेट और टेट को 52, 76 और 80 से कूट किया जाए। देखिए मेट, है ना, मेट का कूट है 52, सेट इसका जो कूट दिया है 76 दिया है, और टेट को 80 लिखा है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ई टी सब में सेम है ना, या फिर निकाल ही लेते हैं। देखिए एम की प्लेस वैल्यू है 13, ई की प्लेस वैल्यू है 5, ठीक है। 13 5 18, 18 और 20, ठीक है। 18 और 20 38, 38 से 52 का कोई सेटलमेंट नहीं दिख रहा है। अभी ऐसे देखो यहाँ पे कैसे समझिए, ई टी यहाँ पर भी है, ई टी यहाँ पर भी है, ई टी यहाँ पर भी है ना, और लास्ट में पेट का कोड पूछा है, तो पी टी मतलब ई टी यहाँ पर भी है, तो ई टी से कोई मतलब नहीं। अब देखिए यम को देखो, एम का जो मान होता है 13 होता है ना, ठीक। एस का जो मान होता है एस, है ना, एस का मान होता है 19, है ना। टी का जो मान होता है ये होता है प्लेस वैल्यू 20,
और जो P का मान होता है, P का मान होता है 16, है ना। अब यहाँ पे समझिए M इंटू 4, है ना, 13 चौका 52, S इंटू 4 19 चौका 76, T इंटू 4 20 चौका 80, तो P इंटू 4 मतलब 16 चौका 64। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 64 इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए आज के इस सीरीज में, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को कवर किया है, हर क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार के यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में आए हुए थे, है ना। ये देखिए आप क्वेश्चन का नंबरिंग भी देख सकते हैं, 96 नंबर का है जिस भी पेपर में आता है ना। यहाँ पे देखिए 77 नंबर का है क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से ये सीरीज इसलिए चलाई गई ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान लग सके कि ट्रिपल एससी में कैसे एग्जाम्स आते हैं, है ना। आप आसानी से उसको टैकल कर सकते। अब अगर आपको टेस्ट देने के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर 299 रुपीज़ में आपको 25 टेस्ट मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए और टेस्ट को लगातार अटेंड कीजिए और अपने लेवल को परखिए कि हम अभी कहाँ पर स्थित हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।